जब भी हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में गरीबी, भुखमरी, पलायन, बस यही तस्वीरें उभरने लगती हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर की भारी कमी है, जहां आए दिन सिविल वॉर्स और तख्तापलट होते रहते हैं और जो हमेशा से वेस्ट का गुलाम रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसी अफ्रीका की सबसे पोरेस्ट कंट्री में, जिसमें 20 साल में 6 तख्तापलट हुए हैं, जहां टेररिज्म अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसी देश में एक ऐसा लीडर उभर के आया है जो वेस्ट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है, जिसका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। Our country has long been in a very complicated system, but that's not what can allow Burkina to thrive. Because in this situation there are only two cases. Either we accept to fight or we remain slaves forever. आज यही इब्राहिम ट्रोरे वेस्ट को सीधा आंख दिखा रहा है। जहां वेस्ट रशिया से दोस्ती करने पर टैरिफ वॉर छेड़ रहा है, वहीं ये शख्स ना सिर्फ वेस्ट को चैलेंज कर रहा है, बल्कि एक एंटी वेस्ट अलायंस बना रहा है। चाहे वो अफ्रीका के साथ ग्रुपिंग करना हो या इंडिया और चाइना के साथ डील्स क्रैक करना हो, आज ये वेस्ट के अफ्रीका में डोमिनेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है। और इसी कारण वेस्ट ने इसे 18 बार असैसिनेट करने की कोशिश की। कभी उसके कॉन्वॉय पर एम्बुश किया गया, तो कभी उसके पर्सनल गार्ड्स को मिलियंस ऑफ यूरोस देकर ब्राइब करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इब्राहिम ट्रोरे बच निकला। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों वेस्ट इस शख्स का खून का प्यासा बना हुआ है और कैसे ये इंसान वेस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया है, जिसे वेस्ट चाहकर भी अपने रास्ते से हटा नहीं पा रहा है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने से पहले कि आखिर कैसे अफ्रीका के एक छोटे से देश से बिलोंग करने वाला इब्राहिम ट्राओरे आज वेस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है, हमें थोड़ा सा ना उसके देश की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अगर आप ना बुर्किना फासो की बात करो तो ये पहले ना फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। वेस्ट अफ्रीका बेसिकली ना 8 देशों का पूरा ब्लॉक था, जिसमें मारिटाना, सेनेगल और माली जैसे देश आते थे। और इसी ब्लॉक में ना एक देश आता था अपर वोल्टा, जिसका आगे चलकर नाम हो जाता है बुर्किना फासो। और इस पूरी वीडियो के अंदर मैं अपर वोल्टा को बुर्किना फासो ही कहूंगा ताकि आसानी रहे। अब देखिए, बुर्किना फासो ना भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन उसके अंदर ना नेचुरल रिसोर्सेज काफी हैं, चाहे वो सोना हो, कॉटन हो, यूरेनियम हो या फिर रेयर मिनरल्स हो, जैसे कि मैग्नीज, जिंक, कॉपर या फिर अन्य धातु। अब सवाल ये उठता है कि जब इस देश के अंदर इतने रिसोर्सेज थे, तो आखिर फिर आज ये दुनिया का इतना गरीब देश क्यों है? क्यों दुनिया का 13वां सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला देश खुद दुनिया का 8वां सबसे गरीब देश है? इसका रीजन है वेस्टर्न एक्सप्लॉयटेशन। 19th सेंचुरी आते आते ना वेस्टर्न कंट्रीज ने वेस्ट अफ्रीका के कई हिस्सों को कैप्चर कर लिया था, ताकि उनके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से लूटा जा सके। जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया था ना, इसी तरीके से फ्रांस ने भी 19th सेंचुरी के एंड तक इस एरिया यानी कि बुर्किना फासो पर कब्जा कर लिया था और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया था। फ्रांस के लिए बुर्किना फासो एक रिसोर्सेज का हब था। यहाँ के लोगों को फोर्स लेबर के नाम पर यूज किया जाता था, उनसे टैक्सेशन के नाम पर पैसा निकाला जाता था और जो भी सोना, कॉटन या फिर दूसरे रॉ मिनरल्स निकलते थे ना, वो सीधा फ्रांस के खजाने में जाते थे। फ्रांस ने बुर्किना फासो को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था कि ये देश कभी भी खुद के पैरों पर खड़ा ना हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं बनाया था, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की थी और एजुकेशन की तो बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब लोगों को अनपढ़, गरीब और डिपेंडेंट रखा गया ताकि वो कभी भी वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को चैलेंज ही ना कर सके। और इस डेलिबरेट पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि इस देश की इकोनॉमी एकदम से फ्रजाइल और वीक बन गई और लोगों के पास अपनी जिंदगी इंप्रूव करने का कोई प्रॉपर टूल नहीं बचा था। लेकिन इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 2, जिसके बाद दुनिया भर में फ्रीडम मूवमेंट्स तेज होने लग गई थी। एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज आजादी मांगने लग गई थी और यूनाइटेड नेशंस में भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात ने जोर पकड़ लिया था। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब बेसिकली हर देश को अपने भविष्य का फैसला करने का खुद अधिकार होना चाहिए। फ्रांस पर भी दबाव बढ़ा के वो अपनी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कर दे, जिस कारण मजबूरन 1960 में फ्रांस ने बुर्किना फासो को इंडिपेंडेंस दे दी। लेकिन ये इंडिपेंडेंस जो थी ना, वो असल में सिर्फ एक दिखावा था। आसान भाषा में कहें तो फ्रांस फिजिकली अपनी कॉलोनीज से निकल गया था, लेकिन कंट्रोल अभी भी उसके हाथ में ही था। और इसको समझने के लिए ना यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, नियो कोलोनियलिज्म का। इसका ना सिंपल मतलब होता है कि अब कोई देश ना आपके देश पर डायरेक्ट कब्जा नहीं करता, बल्कि आपको इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है। आपकी इकोनॉमी, आपका ट्रेड, आपके रिसोर्सेज और आपकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके। सेम चीज ना फ्रांस ने बुर्किना फासो के साथ की थी। कैसे? वहां जिन लीडर्स को उन्होंने बिठाया था ना,
उनसे पहले कई मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे। मतलब फ्रांस की जो ट्रूप्स है ना वो बुर्किना फासो के अंदर ही रहेंगी, बदले में फ्रांस उन्हें सिक्योरिटी देगा, ये साइन किया था उन्होंने। दूसरा काम उन्होंने किया करेंसी एग्रीमेंट का, यानी कि बुर्किना फासो में फ्रेंच करेंसी ही चलेगी। अब ये बात तो सबको पता है कि अगर आप किसी देश की करेंसी को कंट्रोल कर रहे हो तो उसका मतलब होता है कि आप उस देश की फॉरेन रिजर्व से लेकर उस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी सब चीजें कंट्रोल कर रहे हो। तीसरा काम फ्रांस ने किया था रिसोर्स एग्रीमेंट का, जिसके मुताबिक बुर्किना फासो में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि गोल्ड, ऑयल, यूरेनियम, जो कुछ भी है, उन सब के कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंच कंपनियों को दिए जाएंगे। और ऐसा करते करते ना उन्होंने कई एग्रीमेंट साइन कर लिए और मॉरिस यामेगो नाम के बंदे को उन्होंने वहां का प्रेसिडेंट बना दिया। अब ऑब्वियस है कि ये बंदा जो है ना सिर्फ वेस्ट के इशारे पर नाचने वाला बंदा था। वो फ्रेंच कंपनीज को माइनिंग और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स देता रहा, जैसे फ्रेंच मास्टर्स कहते वैसे ये पॉलिसी बना देता और सिर्फ उनका ही गुणगान करता रहता। de la valeur objective de la coopération franco-africaine en démontrant de manière indiscutable que notre attachement à la France est absolument libre। लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं आया कि जब देश आजाद हो चुका है तो भाई फ्रांस का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है देश के अंदर, और इसके बाद ना लोगों ने इस प्रेसिडेंट का विरोध करना शुरू कर दिया और इसके बाद इस प्रेसिडेंट ने विरोध करने वालों को जेल में फेंक दिया। लेकिन फिर 1966 में ना जब करप्शन और मिसरूल इतना बढ़ गया देश के अंदर तो लोगों ने बगावत कर दी और इसके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स शुरू हो गए। और इसी का फायदा उठाते हुए ना तब की आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल सेंगोविले लामिजाना ने इस बंदे को, यानी कि इस प्रेसिडेंट को पावर से हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। हो भी क्यों ना, लोगों को लगा कि अब चेंज आएगा, लेकिन लामिजाना जो था ना वो मॉरिस यामेगो से भी गया गुजरा निकला। उसने कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया और अपनी पावर कंसोलिडेट करके मिलिट्री का यूज कर लिया। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रांस को इस सबसे लिटरली कोई मतलब नहीं था। वो आराम से अपना बुर्किना फासो के रिसोर्सेस लूट रहा था और इस सबसे ना धीरे धीरे बुर्किना फासो की इकोनॉमी गिरते जा रही थी, जिसके कारण बुर्किना फासो चाहकर भी स्टेबल नहीं हो पा रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि मिलिट्री कू वहां पर बहुत नॉर्मल हो गए। 1980 में कर्नल साई ज़ेर्बो ने एक मिलिट्री कू करके लामिजाना को हटा दिया और फिर 1982 में ओडी ड्रैगो ने एक कू करके साई ज़ेर्बो को हटा दिया। और इस सबसे ना बुर्किना फासो हमेशा पॉलिटिकली इनस्टेबल रहा और उसकी हालत बद से बदतर होती गई। बाकी जो बची कुची कसर थी वो फ्रांस तो लूट कर पूरी कर ही रहा था। और देखिए इसका ना रीजन भी था। जो भी लीडर वहां पर आता था वो ये सोचता था कि फालतू में फ्रांस से या फिर वेस्ट से पंगा क्यों लेना है, अपना पावर में आ गए हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। लेकिन ऐसे में ना 1983 में संकरा नाम का एक बंदा आता है जो वहां की पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख देने वाला था। और मजेदार बात यह है कि यही संकरा आगे चलकर इब्राहिम ट्राओरे का रोल मॉडल बनता है। 1983 में जब थॉमस संकरा पावर में आए तो उनको पता था कि उसके देश की जो हालत है ना उसका डायरेक्ट कारण वेस्ट है, और उनको यह भी पता था कि जब तक उनके देश से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम नहीं होगा तब तक उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। और इसी कारण इन्होंने सबसे पहले अपने देश का नाम बदल दिया। अपर वोल्टा जो कि एक कॉलोनियल आइडेंटिटी थी उसे हटाकर उसने इस देश को एक नई पहचान दी, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का अर्थ था लैंड ऑफ अपराइट पीपल, यानी एक ऐसा देश जिसमें लोग ईमानदारी और गर्व के साथ खड़े हैं। और इसका नेशनल एंथम वो भी इन्होंने खुद लिखा। वो ओपनली फ्रांस और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को अक्यूज करते थे कि उन्होंने अफ्रीका को लूटा है और अभी भी नियो कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसी कारण वो अपने देश को इस नियो कॉलोनियलिज्म के चंगुल से निकालना चाहते थे, जिस कारण संकरा ने ना उनकी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की। फ्रेंच कंपनीज को स्पेशल एडवांटेज देने से मना कर दिया और संकरा ने अपने देश के लिए कई बैक टू बैक रिफॉर्म्स किए। उन्होंने 1986 में लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया जिसमें हजारों लोगों को पढ़ाया गया, मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाए गए जिसमें लाखों बच्चों को मीजल्स और मेनिंजाइटिस इन जैसे डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्ट किया गया। विमेन राइट्स के ऊपर संकरा ने बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए। उन्होंने फोर्स मैरिजेस और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन दोनों को बैन कर दिया। गवर्नमेंट में विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई और उनको एम्पावर करने के लिए ना बहुत सारी स्कीम्स चलाई। इलीट और करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए संकरा ने एक स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल सेट कर दिया। मिनिस्टर्स के लिए मर्सिडीज बेंज कार बैन कर दी गई, उसकी जगह पर उन्हें एक सिंपल रेनो 5 वो चलानी पड़ती थी जो उस टाइम फ्रांस की ना सबसे सस्ती कार थी। लीडर्स के लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स और लेविश पर्क्स खत्म कर दिए गए। संकरा खुद को सोल्जर की सिंपल ड्रेस में रखते थे और साइकिल से ही चलना पसंद करते थे। वो लोगों के साथ ग्राउंड पर उतरकर काम करते। एग्रीकल्चर में उन्होंने फूड सेल्फ सफिशिएंसी का नारा दिया और पॉलिसीज ऐसी बनाई कि फार्मर्स को अपनी लैंड पर कंट्रोल मिले
वो मॉडर्न टूल्स यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1983 से 1986 के बीच में सीरियल का जो प्रोडक्शन था वो 75% से बढ़ गया। बुर्किना फासो अपने खुद के लोगों को फीड करने के लिए स्ट्रांग बन गया। संकरा की जो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी थी ना, वो थी इंडिपेंडेंस इन ट्रू सेंस। उन्होंने ओपनली ये डिक्लेयर किया कि बुर्किना फासो IMF और वर्ल्ड बैंक इनसे कोई लोन नहीं लेगा। फॉरेन एड को उन्होंने एक ट्रैप बताया और उसमें पुअर कंट्रीज फंस जाती हैं ये भी बोला। अपनी स्पीचेस में संकरा ने कॉलोनियल पावर्स को डायरेक्ट टारगेट किया। संकरा की पॉलिसीज से फ्रांस बुरी तरीके से नाराज था क्योंकि वो वेस्ट अफ्रीका में उसकी पकड़ को तोड़ रहा था। वेस्टर्न गवर्नमेंट को संकरा की पॉलिसीज एक थ्रेट लगने लगी थी और बात सही भी थी क्योंकि 4 साल के भीतर भीतर संकरा ने वेस्ट के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया था, जिस कारण 15 अक्टूबर 1987 को कैम्पोरे नाम का एक बंदा उसने फ्रांस के सपोर्ट के साथ संकरा का असैसिनेशन करवा दिया। पावर में आने के बाद ब्लेज कैम्पोरे ने संकरा के सारे रिफॉर्म्स को रिवर्स करना शुरू कर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक इनसे लोन लेने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। फ्रांस के साथ क्लोज टाइज बहाल हो चुके थे और एक बार फिर से न्यू कॉलोनियल सिस्टम बुर्किना फासो में वापस आ चुका था। अगले 27 सालों तक कैम्पोरे एक डिक्टेटर की तरह वहां पर रूल करता है, जिस कारण जो बुर्किना फासो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चंगुल से बचकर ग्रो कर रहा था वो पूरी तरीके से वापस अंधकार में चला जाता है। वहां के लोग एक एक रोटी खाने को तरस रहे थे, वहीं कैम्पोरे फ्रांस के साथ मिलकर अय्याशी कर रहा था। जब कैम्पोरे ने 2014 में अपना रूल एक्सटेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश की तो पब्लिक का पेशेंस खत्म हो गया। अक्टूबर 2014 इस टाइम पर लोगों ने पार्लियामेंट में आग लगा दी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया और एक मास अपराइजिंग शुरू हो चुकी थी। कैम्पोरे को अपना 27 साल का डिक्टेटरशिप छोड़कर आइवरी कोस्ट भागना पड़ गया। लेकिन भले ही बुर्किना फासो में डिक्टेटरशिप खत्म हो गई हो, लेकिन इससे ना देश में कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। कारण पता है क्या था? टेररिज्म। देखिए, जब 2011 में गद्दाफी का पतन हुआ था ना, तो लीबिया से बहुत से फाइटर सहारा डेजर्ट को पार करते हुए माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देशों के अंदर घुस गए। वो या तो पैसा कमाने के लिए स्मगलिंग करने लग गए या फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले इस्लामिक ग्रुप से जुड़ गए, जिसके कारण ना 2015 के बाद से ये जो पूरा क्षेत्र था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हॉटस्पॉट बनना शुरू हो गया। अल कायदा से जुड़े हुए ग्रुप्स या फिर आईसिस एफिलिएट्स जैसे कि JNIM या फिर ISGS, इन्होंने नॉर्थ और ईस्ट में विलेजेस पर अटैक करने शुरू कर दिए थे और इसी वजह से ना आम लोगों को अपने घर और अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद इन टेरर ग्रुप्स ने उन पूरे एरियाज पर कब्जा कर लिया। 2015 से 2021 के बीच में 10,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए और लगभग 20 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए। हर हफ्ते नरसंहार की एक खबर आती थी, स्कूल्स बंद हो गए और एक पूरी जनरेशन टेरर की शैडो में जीने लग गई। अब यहाँ पर ना गौर करने वाली बात यह है कि बुर्किना फासो में पश्चिमी देशों की फौज यानी कि वेस्टर्न ट्रूप्स जो थे ना, वो ऑलरेडी काउंटर टेररिज्म के नाम पर कब्जा जमा चुके थे, लेकिन ग्राउंड पर इन्होंने टेररिज्म को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया और करेंगे भी क्यों। असल में फ्रांस और अमेरिका जिहादिस्ट को खत्म करने नहीं आए थे, बल्कि इन्हीं ग्रुप्स का एक्सक्यूज बनाकर वेस्ट अफ्रीका पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। और इसी कारण से ना बुर्किना फासो की हालत इतनी बदतर हो गई कि 2021 तक इस देश का लगभग 40% हिस्सा जिहादियों के हाथ में चला गया था। स्पेशली डेजर्ट वाला जो रीजन था ना, वो पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा लिया था, जो आप इस फोटो में देख ही सकते हो। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि बुर्किना फासो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा था। एक तरफ जिहादी ग्रुप्स कर रहे थे और दूसरी तरफ वेस्टर्न फोर्सेस कर रही थी। और इसी बीच में ना नॉर्थर्न फ्रंटियर्स पर लड़ने वाले यंग ऑफिसर्स का पेशेंस खत्म हो गया। ये लोग ना हर दिन जिहादियों के खिलाफ जान रिस्क पर रखते थे, लेकिन उनके पास ना बेसिक वेपन्स तक नहीं होते थे लड़ने के लिए। जहां इन यंग सोल्जर्स की जान जा रही थी, वहीं देश की जो टॉप लीडरशिप थी वो अपनी लग्जरी को एंजॉय कर रही थी और फ्रेंच एडवाइजर्स के साथ कॉकटेल पी रही थी। और इसी कारण से इन आतंकवादियों से लड़ने वाले सोल्जर्स को लगने लगा कि कंट्री को बचाने के लिए भाई खुद पावर में आना पड़ेगा, वरना दोनों मिलके इस देश को खा जाएंगे। और इसी के बाद इब्राहिम ट्राओरे नाम के इस ऑफिसर ने अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर सितंबर 2022 को मिलिट्री कू कर दिया। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदलने वाली थी। सिर्फ 34 साल के कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, उन्होंने टीवी पर आकर यह अनाउंस कर दिया कि अब बुर्किना फासो का फ्यूचर बदलने वाला है। उसने कहा कि वो थॉमस संकरा की लेगेसी को अब दोबारा कंटिन्यू करेगा। बेसिकली जो संकरा का अधूरा विजन था, अब वो ट्राओरे पूरा करने वाले थे। पावर ग्रैब करते ही ट्राओरे ने अपने आप को जनरल प्रमोट करने से मना कर दिया, अपनी रैंक कैप्टन ही रखी
और अपनी प्रेसिडेंशियल सैलरी वो भी लेने से मना कर दिया। इब्राहिम ट्रोरे ने अपने आप को सोल्जर ऑफ द पीपल कहा, जो पब्लिक के लिए लड़ रहा था, ना कि अपने आप को प्रेसिडेंशियल या अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ किया। ट्रोरे के लिए बुर्किना फासो में टेररिज्म के जहर को रोकना सबसे बड़ा टास्क था और इसके लिए पार में आते ही उसने 50,000 सिविलियन वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, जो आर्मी के साथ ट्रेनिंग करके जिहादियों के खिलाफ अपने रीजन की प्रोटेक्शन करते थे। उसने क्लियर कर दिया कि टेररिज्म के साथ नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन नहीं है और जिहादियों को सिर्फ लड़ाई करके ही खत्म किया जा सकता है। जहां उसने एक तरफ ये किया, वहीं दूसरी तरफ उसने संकरा की ही तरह एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया। मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, उनके लेविश पर्क्स को कट कर दिया गया। वेस्टर्न डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू कर दिए गए। 2023 में उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बुर्किना फासो का पहला स्टेट रन गोल्ड रिफाइनरी वो अप्रूव कर दिया गया, जिसमें रॉ गोल्ड एक्सपोर्ट होने की बजाय लोकली प्रोसेस होता था। 2024 में उसने एक और स्टेप लिया। गोल्ड एक्सपोर्ट परमिट्स सस्पेंड कर दिए गए ताकि फॉरेन लूट पर रोक लग सके। यह डिसीजन वेस्ट के लिए ना एकदम शॉक था, क्योंकि उनका कंट्रोल बुर्किना फासो के गोल्ड पर बेस्ड था। पर वेस्ट को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब फ्रेंच ट्रूप्स, जो डेकेड्स से बुर्किना फासो में बेस बनाए हुए बैठे थे, उनको ट्रोरे ने तुरंत देश से निकालने के लिए कह दिया। ट्रोरे ने फ्रेंच एम्बेसडर को अपने देश से निकालकर बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ सभी फ्रेंच बैक्ड मीडिया आउटलेट्स, उनको भी देश में बैन कर दिया गया। इस बंदे ने बुर्किना फासो के लोगों के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस को यह मैसेज दे दिया था कि अब या तो मातृभूमि या फिर मौत। अपने मैसेज में ट्रोरे ने यह कहा कि अब मेरी पीढ़ी को यह समझ में नहीं आता कि जब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तब भी हम इतने गरीब कैसे हैं। पर ट्रोरे को पता था कि वेस्ट से टकराना इतना आसान नहीं है, जिस कारण ट्रोरे ने अपना अलायंस बिल्ड करना शुरू किया माली और नाइजर के साथ। तीनों ने मिलकर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स ये बना लिया। ये ना एक न्यू ब्लॉक था बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिफेंस, रिसोर्स कंट्रोल एंड सॉवरेनिटी। पर ट्रोरे को यह पता था कि इनफ नहीं होगा। अगर वेस्ट से टकराना है तो उसे ईस्ट की बैकिंग चाहिए। इसीलिए ट्रोरे तुरंत रशिया गया और उसने ना वहां पर मदद मांगी। उसने रशिया से कहा कि रशिया मेक श्योर करे कि वेस्ट उनके देश में इंटरफेयर ना करे। रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये ऑब्वियस भी है। रशिया भी नहीं चाहता कि यूएसए और फ्रांस जैसे जो देश हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में बढ़े। और इसी कारण ना रशिया ने बुर्किना फासो को बहुत सारे एडवांस वेपन्स वो दे दिए। कुल मिलाकर इस बंदे ने बुर्किना फासो की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मिलिट्री इंटरफेरेंस, इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, सब जगह से ना वेस्ट का इंटरफेरेंस हटाना शुरू कर दिया था। और ये फ्रांस और वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्फ्लुएंस उन्होंने अफ्रीका में बनाए थे, वो सब खतरे में पड़ चुके थे। जो लूट दशकों से चल रही थी, अब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इब्राहिम ट्रोरे पर अब तक लगभग 18 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। कभी उसके इनर सर्कल को बाय करने की कोशिश की गई, तो कभी इंटेलिजेंस लेवल पर प्लॉट बनाए गए। कई बार उसके करीबी गार्ड्स को अलेजिडली वेस्ट के द्वारा ब्राइब ऑफर किए गए, और ब्राइब भी छोटी मोटी नहीं, 5-5 मिलियन यूरोज की, और कभी तो और भी ज्यादा, ताकि वो ट्रोरे के खिलाफ गद्दारी कर दें और ट्रोरे को मार दें। Bribed Traore's own bodyguards with $5 million US. Instead of betraying him, the guards went straight to Traore. They handed over all the cash and exposed the entire plot. पर इस सब के बावजूद आज भी ट्रोरे झुकने को तैयार नहीं है। उल्टा आज वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज अफ्रीका में वेस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर ट्रोरे बन चुका है। चाहे वो बुर्किना फासो में 31 साल के बाद रशियन एम्बेसी को दोबारा खोलना हो, या फिर चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग डील्स पर बात करना हो, वेस्ट की इन सब से सुलगी बड़ी है। आज ट्रोरे ने ये प्रूव कर दिया है कि वो वेस्ट के सामने झुकने वाला नहीं है, और इसका असर अफ्रीका के बाकी देशों में भी पड़ रहा है। नाइजीरिया में इब्राहिम ट्रोरे को एक ऐसे अफ्रीकी आइकन के रूप में पेश किया जा रहा है जो वेस्टर्न ताकतों के खिलाफ झुका नहीं। और बस नाइजीरिया नहीं, पूरे वेस्ट अफ्रीका में ये बंदा एक आइकन बनकर उभर रहा है। एंड अब अफ्रीका छोड़िए, ये बंदा ना ग्लोबली माइंड्स को कैप्चर कर रहा है। इब्राहिम ट्रोरे दिखा रहा है कि वेस्ट की लूट और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है।
और इसीलिए वेस्ट इस बंदे को जिंदा नहीं चाहता और इसीलिए उसे रोकने की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। पर आपको क्या लगता है, वेस्ट अपने मंसूबे में सफल होगा या फिर ट्रोरे? ये बात आप कमेंट्स के थ्रू बताइए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन तीनों ही ऑप्शंस हैं, जिसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।